हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेटली 10 टू 12 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस होता क्या है। कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अंडर न्यूमेरिक अप्रोक्सीमेशन। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं तो वो हम अप्रोक्सीमेशंस लेकर चलते हैं, तब हम उसको सोल्व कर पाते हैं। यहाँ पे कहते हैं इट इन्वॉल्व्स द मेथड दैट गिव्स अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस व्हिच इज यूजफुल इन केस वेयर द एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। यहाँ पे हम उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम अपने अप्रोक्सीमेशन लेकर चलते हैं। वो जो अप्रोक्सीमेशंस होते हैं वो धीरे धीरे उनकी जो सीक्वेंस होती है वो हमारे जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है उसको टेंड करना शुरू करती है, और वहीं से हम क्या बोलते हैं कि भाई ये अपने सॉल्यूशन को अगर टेंड कर रही है वहां पे हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस लेकर चलते हैं, और वो ही हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर सब कुछ आता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो आपके पास ये एक इक्वेशन है ना। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ये जो इक्वेशन आपके पास है इससे हम डायरेक्ट मेथड से कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, है ना। कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक निश्चित मेथड नहीं है कि इसका हम कैलकुलेट कर पाए, इसको सोल्व कर पाए, एक्स की वैल्यू निकाल पाए। तो ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज करते हैं। अब जैसे आपके पास एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है ना, ये इक्वेशन है, ये तो हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हमें पता है कि इसके जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं, है ना। लेकिन इसके रूट्स तो हम डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने अप्रोक्सीमेशन रूट्स लेकर चलते हैं, मानकर चलते हैं। ठीक है, ये हम अप्रोक्सीमेशन रूट मानकर चलते हैं और उनकी एक सीक्वेंस बनती है, वो धीरे 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 आपके सॉल्यूशन जो हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसको टेंड करना शुरू करती है, और यहीं से हम आइटरेटिव मेथड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो उनको हम स्टडी करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास यहाँ पे दो तरीके के मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है आपके पास आइटरेटिव मेथड। ठीक है, आप डायरेक्ट मेथड में क्या करते हो? डायरेक्ट मेथड आपके पास वो मेथड होता है जहां पे आप इस टाइप के इक्वेशंस को सोल्व करते हो, और जो आपके पास आइटरेटिव मेथड होता है वो आपके पास वो वाला मेथड होता है जिसमें आप आइटरेशंस या अप्रोक्सीमेशंस लेकर चलते हो। तो उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप यूज करते हो आइटरेटिव मेथड। अब हमें एक चीज पता है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, ये आपके पास दो सॉल्यूशन है मान लीजिए, या दो वैल्यू है, सॉल्यूशन भी ना मान के चलो, समझ लो ये वैल्यू है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू और एक आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू को टेंड करती है, इक्वल वो कभी भी नहीं दिखाएगी आपको। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू का, तो वो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। डिफरेंस करने में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जीरो हो जाएगा, वो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा, चाहे पॉइंट में दे, चाहे 0.000 समथिंग कुछ दे, कुछ तो आएगी। क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में एक डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस आपका क्या बताता है? एरर बताता है। तो यहां से एक टर्म डिफाइन होती है एरर। एरर आपके पास क्या होती है? जब आप अपनी एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हटा देते हो, तब जो आपके पास वैल्यू निकल कर आती है वो आपकी एरर कहलाती है। ठीक है, क्लियर है जी? यहां तक एक बार बता दो, है ना। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास एरर होती है। अब एरर भी आपके पास अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एरर आपके पास अलग अलग टाइप्स की होती है। एरर के बारे में लिख लो सबसे पहले। ठीक है, लिखो। ये एरर तो समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है, लिखिए आगे टाइप्स ऑफ एरर। एरर के टाइप लिखो। देखो आपके पास पहली होती है इनहेरेंट एरर, नाम से ही पता चल रहा होगा। कहता है ये आपके पास इनहेरेंट, मतलब आपको पता है कि इनहेरेंट क्या होता है, जैसे हमारे जो पेरेंट्स के अंदर जो क्वालिटी होती है वो हमारे पास भी आती है, तो हम बोलते हैं ये भाई इनहेरेंट है, मतलब हमारे पूर्वज से हमें मिली हुई है, या ऑलरेडी प्रेजेंट थी, या चलती आ रही है, ऐसा ही बोलते हैं। यहाँ पे भी आपके पास ये इनहेरेंट एरर यही बताती है। कहता है कि ये जो टाइप की एरर होती है ना, ये प्रेजेंट रहती है पहले स्टेटमेंट के अंदर, मतलब हमारी कोई गलती नहीं होती इसमें। तो मतलब कहने का मतलब जो त्रुटियां है जो पहले से ही चलती आ रही है वो हमारे पास इनहेरेंट है, तो यानी ये स्टेटमेंट के अंदर हुई होती है, हमारी कोई गलती नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिखो द एरर which is already present in the statement of problem before the solution, मतलब हमने सॉल्यूशन निकाला नहीं और उसके स्टेटमेंट में ही गलती है, ये आपके पास क्या होती है, इनहेरेंट। क्लियर है जी, साथ साथ बोलते जाना, ठीक है। अगला लिखो राउंड ऑफ एरर, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। अब राउंड ऑफ में आप क्या करते हो, वही हमें पता है ये चीज कि अगर हमें किसी इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन को या फिर किसी बहुत लंबे रिप्रेजेंटेशन को, डेसिमल के रिप्रेजेंटेशन को, जब हमें फाइनाइट क्वांटिटी के अंदर या फिर कुछ छोटे क्वांटिटी के अंदर लाना होता है डेसिमल में, तो हम उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, यही चीज करते हैं। तो लिखो इसको, फिर मैं बताऊंगी इसको। और ये तो वैसे ही हम पढ़ते आ रहे एकदम छोटे से, है ना, फर्स्ट सेकंड क्लास में हमें पढ़ा दिया जाता है ये। लिखो दिस एरर is the quantity which must added to finite representations of a computed number, in order to make it true representation। ठीक है, मतलब वही, जैसे आपको ये चीज पता है, ये रूल्स हमें पता है कि 0.56789 को अगर मुझे राउंड ऑफ करना पड़े 4 डेसिमल के प्लेसेस पे, तो मैं क्या करूंगी, जो आपके पास 5th प्लेस पे जो नंबर आ रहा है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसको मैं बोलती हूं कि आप इसको ना राउंड ऑफ कर दो 4 डेसिमल प्लेस पे, तो आप क्या करोगे, ये जो आपका 5th प्लेस पे जो आ रहा है डेसिमल के बाद, इसको आप ऑब्जर्व करते हो कि ये आपका 5 से बड़ा है, 5 के बराबर है, या फिर 5 से छोटा है। अगर ये 5 या 5 से बराबर होता है, सॉरी 5 या 5 से बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं उस केस में, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है, उस केस में तो हम इसको 1 देके चले जाते हैं और ये आपका ऐसा बन जाता है राउंड ऑफ में 0.5679। और अगर यही आपकी 5 से छोटी होती है तो आप इसको ऐसे छोड़ देते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो ये आपका सेम एज इट इज रहेगा। ये तो हमें पता है ना, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये आपके पास राउंड ऑफ होता है बस। ये आपके पास, अब देखिए यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे एरर कैसे आई। एरर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं 4 डेसिमल प्लेस पे लाऊं। अब मान लीजिए ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है जो मुझे करना था, और ये मेरी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन निकल कर आई है, जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आई है, जो हमने कंप्यूट करी है वो निकल कर आई है। मैं इसमें से अगर इसको माइनस करूंगी तो जो मेरे पास निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, एरर, है ना। अगर मैं, ये मेरा राउंड ऑफ से पहले था, ये मेरा राउंड ऑफ करने के बाद आया है, तो यहाँ पे जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे यहाँ से 0,00,001 मिलेगा। देख लो, इसमें से करना है, इसमें से, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है जी। ये राउंड ऑफ करने, ये राउंड ऑफ करने से पहले था, ये बाद में आई है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू तो जो जा रही है वो इसके करीब जा रही है, मतलब हमारा जो ट्रू वैल्यू है वो इसके पास जाएगा, तो इसमें से उल्टा कर देना जी माइनस, ठीक है। कहने का मतलब बस इतना है, समझ में आई ये चीज, कर लोगे। एरर तो आ गया होगा, है ना। चलो आगे चले, नेक्स्ट देखिए। अगला लिखो, अगला आपके पास आती है एब्सोल्यूट एरर। लिखिए थर्ड, थर्ड आपके पास आती है जी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हो, एब्सोल्यूट एरर का नाम से ही पता चल रहा है, एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे मॉडुलस आ जाता है, या मैं बोलूं मैग्नीट्यूड की बात करते हो, है ना। तो ये आप क्या करोगे, ट्रू वैल्यू में से जब आप अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हटाओगे, है ना, उसमें जब आप मॉडुलस कर दोगे ऑन बोथ साइड, तो वो आपके पास क्या निकल कर आता है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। वो आपके पास क्या निकल कर आएगा, एब्सोल्यूट एरर, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अब फोर्थ जो आती है वो आपकी आती है क्या, फोर्थ आपकी आती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, और हम ना साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने फिजिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ा है, बहुत सारे मतलब रिलेटिव रिलेटिव करके कुछ पढ़ा है ना। असल जिंदगी में चाहे रिलेटिव काम के हो ना हो, फिजिक्स में, साइंस में हमें रिलेटिव ने अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है। क्या सिखाई है कि भैया जो मेरे पास ट्रू वैल्यू में से आप अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जब हटाओगे, है ना, जब आप इसका मॉडुलस करोगे, तो आप अपोन में क्या करते हो, ट्रू वैल्यू। ये आपके पास रिलेटिव एरर होती है ना। ये आपके पास क्या होती है, रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव का मतलब आपका सीधा डिनोमिनेटर से होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर से होता है, तो ये आपका रिलेटिव। चलो अब आती है फिफ्थ नंबर पे ट्रंकेशन एरर। ये थोड़ी ध्यान से समझना, ये एरर बोलती क्या है, ये थोड़ी अलग एरर है, ठीक है। और ये आपकी जो एरर निकल कर आती है, ये जब हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, वहां से जो आपकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू आती है, उसका जो डिफरेंस निकल कर आता है, वो आपकी ट्रंकेशन एरर होती है, ठीक है। तो ये आपके हमेशा याद रखना कि ये आपके यहाँ पे आप ब्रैकेट में अगर याद करके रखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो इसको कि सीरीज एरर, ठीक है। ये आपकी सीरीज में जो एरर निकल कर आता है वो आपको बताती है, ठीक। अब देखो इसको कैसे करोगे, ये मैं समझा देती हूँ। लिखो पहले इसके बारे में, कह रहे दिस सीरीज सॉरी, दिस सीरीज, हाँ ठीक है, दिस सीरीज एरर कमिटेड इन अ सीरीज, ठीक है, ये सीरीज में होती है, और इसमें जो अप्रोक्सीमेशन आप निकालते हो
वो आप कैसे निकालते हो? कैन बी इवेल्युएटेड बाय यूजिंग टेलर सीरीज। आप जब टेलर सीरीज का यूज करते हो ना, जब आप टेलर सीरीज का यूज करते हो किसी पॉइंट के लिए, वहां से जो आपके पास निकल कर आती है ना एरर, वो आपकी बताती है। अब यहां से कैसे, वो भी समझ लो। देखो, आप सब जानते हो कि टेलर सीरीज आपके पास क्या होती है ना? हमने बहुत पढ़ा है टेलर सीरीज के बारे में। टेलर सीरीज अगर मैं किसी पॉइंट पे निकालूं, अगर मैं अबाउट x इक्वल टू ए निकालती हूं, तो मेरे पास टेलर सीरीज ऐसी होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस में एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए प्लस में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ ए, है ना? और अपोन में 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू चलता जाता है। और लास्ट में आपके पास आता है x माइनस ए की पावर n माइनस 1 अपोन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल एफ n माइनस 1 वनथ n माइनस वनथ डेरिवेटिव। और यहाँ पे आपका आता है आर एन एक्स, जिसको आप बोलते हो रिमाइंडर। ये चीज तो हमें पता है ना, ये टेलर सीरीज होती है एक पॉइंट के अबाउट, है ना? ठीक है। अगर मैं यहां पे x माइनस ए को h डिफाइन कर दूं, अगर मैं यहां पे x माइनस ए को h डिफाइन कर दूं, मतलब हमने जो लेंथ डिफाइन करी है, लेंथ ऑफ इंटरवल, ये एक तरीके से x इक्वल टू ए के अबाउट है, मतलब x माइनस ए इक्वल टू 0। आप ऐसा ले रहे हो, मतलब कुल मिला के ये आपका x है, ये आपका a, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तभी तो आप ऐसा निकाल रहे हो। मैंने मान लिया कि मेरा जो h है वो मेरा x माइनस ए के इक्वल है, मतलब मैक्लॉरिन सीरीज में जैसा हम करते हैं वहां तक आ गए। ठीक है, ये आपकी क्या बताती है? लेंथ ऑफ इंटरवल। तो ये जो आपका एफ एक्स बनेगा, ये आपका एफ एक्स से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? यहां से ये आपका एफ ऑफ ए रहेगा। सिर्फ x माइनस ए के प्लेस पे आप h पुट कर दोगे, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। अब यहां से समझना ये मैंने क्या किया है, ठीक है? ये देखो एक बार, ये आपके पास सीरीज बनी है ना? एक्सपेंशन बना है। अब यहाँ पे जो मैंने ये लास्ट में लिखा है ऑर्डर ऑफ h की पावर n प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे अब जो आगे टर्म्स आएगी वो h की पावर n प्लस 1 में आएगी, अपोन में n प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा, फंक्शन का n प्लस 1 नेथ डेरिवेटिव होएगा। फिर उसके आगे चलोगे तो h n प्लस 2 आएगा, अपोन में n प्लस 2 का फैक्टोरियल आएगा, फंक्शन का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव होएगा a पे, एंड सो ऑन टू चलता जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ना n तक रोक दिया कि भैया n तक तो रुक जा, और आगे मैंने इसको क्या लिख दिया कि ये आगे के जो टर्म्स है वो h की पावर n प्लस 1 के अंदर आ रही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो मैंने लिखा है ये ही आपका ट्रंकेशन एरर को बताता है, जिसका ऑर्डर h की पावर n प्लस 1 है। ठीक है, लिखो इसको। कहता है यहां पे, मैं इसको एक चीज से समझाऊंगी, एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ठीक है? समझना इसको ध्यान से। ये जो आपके पास मैंने ये लिखा है यहां पे, इसका मतलब है कि ये आपकी ट्रंकेशन एरर है इस ऑफ ऑर्डर h के पावर n प्लस में 1। ठीक है, अब बात आती है कि आपके पास, अब आप जो डिफाइन करोगे ना टेलर सीरीज को,
तो वहां पे आपके पास जीरो ऑर्डर टेलर सीरीज, फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज, सेकंड ऑर्डर टेलर सीरीज वो डिफाइंड होगी इसकी वजह से कि आपका जो ऑर्डर निकल कर आता है या एरर जो निकल कर आती है वो किस तरीके से निकल कर आती है। पहले इसको लिखो, फिर मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जीरो ऑर्डर टेलर सीरीज आपके पास क्या होती है, पहले उसको समझना। लिखो जीरो ऑर्डर टेलर सीरीज, ये आपके पास क्या होती है जब आप अपने एफ को, देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसका जो ट्रंकेशन एरर है, जब आपका ऑर्डर h की पावर n+1 था तब उसने बताया कि ये आपके पास h की पावर n+1 ऑर्डर का एरर निकल कर आ रहा है ना। यहाँ पे अगर मैं क्योंकि मेरी जो सीरीज है वो कहां से कहां पे जा रही है, इसने पूरे n तक टर्म लिखी है लेकिन n+1 वाली इसने अलग लिखी है और उसे कोई बताया कि वहीं से एरर निकल कर आएगा। ये चीज थोड़ा ध्यान से समझना भैया, ठीक है। उसने n तक टर्म एज इट इज लिखी है और फिर उसने बताया कि एरर यहां से निकल कर आएगा, मतलब आप जब एक टर्म और ऐड कर दोगे तो एरर निकल कर आएगा। मैं चाहती हूं फर्स्ट ऑर्डर, मैं चाहती हूं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया मेरे पास कि ये जो मेरे पास ये जो है ये मेरा क्या होना चाहिए, यहां तक तो n होना चाहिए 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही हूं तो n शुड बी 1। कहां तक, यहां से लेके यहां तक। और ये जो आपका लास्ट वाला बचता है इसको आप लिखोगे n अगर 1 है तो h² में लिखा जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है फर्स्ट ऑर्डर का मतलब? पहले इतना बताओ, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब समझ में आ रहा है? n की वैल्यू 1 होनी चाहिए फर्स्ट ऑर्डर में, n की वैल्यू यहां तक तो आपका चलेगा और यहां पे लास्ट वाला आपका पावर देगा एक ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं यहां पे फर्स्ट ऑर्डर की तो मेरे पास n शुड बी 1, ठीक है। तो जब आपका n 1 रहेगा मतलब आपका डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम तो रहेगा, फर्स्ट टाइम रहेगा तो यहाँ पे f ऑफ a और एक डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा ना वो आपकी एरर के अंदर काउंट हो जाएगी। ये बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सेकंड ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि आपका जो पहली कुछ टर्म्स है वो 2 तक जानी चाहिए, मतलब उसका डेरिवेटिव 2 तक होना चाहिए। तो वो कब कब होएगा, ऐसे होएगा और ऐसे होएगा। अब ये आपके सेकंड ऑर्डर तक आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया। अब जब आप आगे ऐड करोगे तो आप हाईएस्ट जो मतलब आपकी h की पावर रहेगी वो h³ रहेगी, तो यहां से आपकी एरर निकलने के चांसेस होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रही हूं? बोलो। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ थर्ड ऑर्डर की, अगर मैं आपके पास बात करूं थर्ड ऑर्डर की, तो थर्ड ऑर्डर में मेरे पास अब क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि आपका डेरिवेटिव 3 तक हो, उसके बाद आप लिख दोगे ऑर्डर ऑफ h की पावर 4। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एफ ए एच एफ डैश ए, h² बाय में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ए, h³ बाय में 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ ए, और यहाँ पे आपका फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा h की पावर 4। यहां से आपके एरर निकल कर आएंगी। तो ये जो इसने डिफाइन करके दिया है, आप सेकंड ऑर्डर के लिए भी आगे, थर्ड ऑर्डर के लिए भी आगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी आप जान गए। जीरो ऑर्डर की अगर मैं बात कर रही हूँ, जीरो का मतलब आपका एक भी डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और अगर एक भी डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होगा इसका मतलब वहां पे n की वैल्यू 0, और n की वैल्यू 0 कब रहेगी, जब आपका सिर्फ ये वाली टर्म रहेगी और यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ h। ये आपका होगा जीरो ऑर्डर के लिए। बात समझ में आ रही है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर समझ में आ गया? इसको मैं लैंग्वेज में लिखा रही हूं, ठीक है, इसको समझ लेना। चलो लिखो, जीरो ऑर्डर के लिए f ऑफ x आपका क्या होना चाहिए, f ऑफ a प्लस में ऑर्डर ऑफ h। ठीक है, अगर यहां से बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, अब आप समझ चुके हो तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं। फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज के लिए आपके पास क्या आएगा, f ऑफ x, वो आपके पास आएगा f ऑफ a प्लस में h f डैश a।
एफ डैश ए और प्लस में यहाँ पे आएगा ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर। एंड इसी तरीके से आप सेकंड के लिए लिख पाओगे, है ना, इसी तरीके से थर्ड के लिए भी लिख पाओगे, लिख लोगे। तो आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए एच एफ डैश ए एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए ऑर्डर ऑफ एच क्यू। इसी तरीके से आपका फोर्थ का आएगा। तो यहां से ये जो हमें बताती है ना, ये यहां से हमें एरर पता चलती है, ठीक है। यहां से हमें क्या पता चलती है, एरर पता चलती है कि किसी टेलर सीरीज को जब आप एक्सपेंड कर रहे हो, एक तो पूरा इनफाइनाइट के लिए आप एक्सपेंड करो, एक उसको फाइनाइट टर्म के लिए रोक दो, और उस इनफाइनाइट वाले में से अगर आपने फाइनाइट टर्म वाले में से इनफाइनाइट वाली अगर सब्ट्रैक्ट कर दी, वो जो आपका डिफरेंस निकल कर आता है ना, वो आपकी ट्रंकेशन एरर कहलाती है। और ये हमेशा टेलर सीरीज के अंदर ही निकल कर आती है, ठीक है। ये आपका जो भी आप सीरीज निकालते हो वहां से निकल कर आती है। बात समझ में आई? बोलो। अब यहाँ पे देखना, मैं एक एग्जाम्पल आपको करवा देती हूँ, ठीक है। एक है, हाँ बिल्कुल सही है रितु, एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ, लिखना। आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 10। ये आपके पास है, ठीक है। अब यहां से मेरे को चाहिए कि भाई एरर कब कब निकल सकती है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले निकालूंगी अपना टेलर सीरीज। यहाँ पे उसने गिवन है, समझना, इसको टेलर सीरीज से मैं समझा रही हूँ। आपके पास उसने जो गिवन है वो आपको दिया हुआ है a इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 1। तो यहां से जो h निकल कर आएगा वो आपका 1 माइनस 0 1 आ जाएगा जी, है ना। आपको ये निकालनी है इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के ऊपर, मतलब ये आपका पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालनी है, और ये आपको इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है, ठीक है। अरे समझते हो ना ये चीज, यहाँ पे जो आपका x आएगा वो ये होगा, और यहाँ पे जब आप एक्सपेंशन लिखते हो तो वहां पे a ये होगा, मतलब आपको इस पॉइंट के अबाउट निकालनी है। तो यहां से जो h हो जाएगा वो आपका 1 आ जाएगा। f ऑफ x होती क्या है, f ऑफ a h f डैश a h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a एंड सो ऑन टू, ठीक है। आप जब टेलर सीरीज इसके लिखेंगे तो ये आपके पास कैसी आएगी, पहले मैं बात करती हूँ जीरो ऑर्डर के लिए, पहले मैं बात कर रही हूँ यहां से जीरो ऑर्डर के लिए। देखते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास निकल कर आता है क्या, एरर। अब वो कैसे निकालेंगे वो समझना, एरर निकल कर कैसे आती है, ये एग्जांपल है, आपको बताएगा कि एरर कैसे निकल कर आएगी। जीरो ऑर्डर की बात करें तो हमें पता है कि जो एफ एक्स होता है वो मेरा ये होता है ना, जो मेरा एफ एक्स होता है वो मेरा ये होता है, पता है मुझे ये बात जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। अच्छा, ए आपको पता है 0 है, यहाँ पे आपको 1 के लिए निकालना है, मतलब x को आपको 1 पुट करना है, a को आपको 0 पुट करना है, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहां से आपने पुट किया f ऑफ 0, यहाँ पे आपका आया ऑर्डर ऑफ h आया। अब ये आप समझना कि ये मैंने ऑर्डर ऑफ h तक लिख के क्यों छोड़ा है, मैंने यहां तक टर्म लिख के क्यों छोड़ी है, इसका मतलब ये है कि आगे आने वाली जितनी भी टर्म्स है, ये और इसके बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स है, चाहे ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर के टर्म में, एच क्यूब के टर्म में, उन सब को हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसी वजह से ये मेन रीजन होता है कि हम इसको इस फॉर्म में लिख के छोड़ देते हैं, और यही हमारे पास नेग्लेक्ट करने की वजह से एरर देती है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये जो आपके पास होती है ना, इसको लगभग लगभग आप बता देते हो कि भैया ये मेरा 0 के इक्वल है, मतलब इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं, इसी वजह से हमारे पास एरर निकल कर आती है। और ये जीरो ऑर्डर इसी वजह से है क्योंकि आगे के टर्म्स हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एफ ऑफ 1 आपके पास क्या निकल कर आएगा, एफ ऑफ 0 के इक्वल। अब हमें यहाँ पे
ये देखना है कि क्या मेरा जो एफ ऑफ 0 निकल कर आ रहा है, क्या मेरा वो एफ ऑफ 1 के इक्वल है या नहीं है। क्या मेरा जो एफ ऑफ 0 निकल कर आ रहा है वो एफ ऑफ 1 के इक्वल है या नहीं है। यहां से अगर मैं बात करूं, मेरा एफ ये गिवन है, मैं यहां से अगर एफ ऑफ 1 निकालती हूं तो मुझे क्या मिलता है, इस वाले से ये मेरा निकल कर आता है 1। मैं इसको निकाल रही हूँ एग्जैक्ट फंक्शन से, ठीक है, मैं इसको निकाल रही हूँ एग्जैक्ट फंक्शन से। देखना, जो आपके पास फंक्शन गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू में निकाल रही हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में डिफरेंस जो मिलेगा वो ही आपका क्या आएगा, एरर आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ 1 की, मुझे एफ ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालनी थी। तो यहां से मैं निकालूंगी तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस में 3 प्लस में 5 माइनस में 10, ठीक है। तो ये आपके पास -7 आएगा, देख लो एक बार, है ना। तो मतलब मुझे जो एग्जैक्ट वैल्यू मिली है वो तो -7 मिली है, लेकिन वही चीज अगर मैं टेलर्स सीरीज से निकाल रही हूं, अगर वही चीज मैं टेलर सीरीज से निकाल रही हूं बाय यूजिंग जीरो ऑर्डर, मतलब आगे की टर्म्स को नेग्लेक्ट करके, तो वो मेरी एफ ऑफ 0 के इक्वल आ रही है। मतलब अगर मैं यहां से एफ ऑफ 1 निकालती हूं और यहां से एफ ऑफ 0 निकालती हूं तो ये तो मेरा -10 आ रहा है, तो इससे तो मेरी वैल्यू -10 आई है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो मेरी -7 आई है। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, जो एरर निकल कर आएगी वो क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू में से आप अपनी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हो। तो -7 में से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है, -10। आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 3 के इक्वल। ये ही आपके क्या बताती है, एरर। क्यों बताई, क्योंकि हमने आगे के टर्म्स को नेग्लेक्ट करा था। जो रिमाइंडर हम बोलते हैं ना, वो रिमाइंडर को नेग्लेक्ट करने की वजह से, या उसको मैं बोलूं कि 0 को टेंड करने की वजह से, वहां से आपको क्या मिलती है, वहां से आपको एरर मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी एरर निकल कर आई यहां से, ठीक। अच्छा, यही चीज अगर मैं अब करती हूँ, इसको मैं देखती हूँ कि एरर मेरी कब तक कंटिन्यू रहेगी। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर में लेती हूँ, सेकंड ऑर्डर लेती हूँ, थर्ड ऑर्डर लेती हूँ, कब तक कंटिन्यू रहेगी, वहां से आइडिया लगेगा कि मतलब एरर किस तरीके से जा रही है और पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव कहाँ तक होएगा, कहाँ पे रुकेगा, वो सब आइडिया हमें लग जाएगा। देखो, अब आपके पास निकालते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर लिखते हैं, हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स आपका होता है एफ ऑफ ए, एच एफ डैश ए, और यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर, मतलब ये वाली जो टर्म है इसको हम इक्विवेलेंट कर देते हैं 0 के, मतलब आगे के टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो आपके पास ये यहां तक बचता है। अब आपको चेक करना है कि आप यहां से जब एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हो और जब आप एग्जैक्ट जो वैल्यू आपकी एफ ऑफ 1 की आई है, क्या वो दोनों सेम है। अगर सेम है तो एरर 0, अगर सेम नहीं है तो एरर कुछ ना कुछ आएगा। तो वो चेक कर लेते दोबारा से। अब एफ ऑफ 1 हम यहां से अगर निकालेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 आएगा, एच की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, एफ डैश 0। अब एफ ऑफ 1 क्या निकल कर आएगा, एफ ऑफ 0, यहां से देखिए एफ ऑफ 0 आपका -10 आएगा, यहाँ पे मैं -10 कर दूं। एफ डैश 0 कितना आएगा, अरे आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका फिर x की फॉर्म में आएगा, 0 पुट करने पे 0 बनेगा। ये आपका 6x आएगा, 0 पुट करने पे 0 बनेगा। ये आपका 5 आएगा और ये आपका फिर 0 हो जाएगा। मतलब जो आपको मिला है वो 5 मिलेगा। ये चीज तो पता है ना, डेरिवेटिव क्या है और कुछ भी नहीं करा है, तो ये आपको मिलेगा 5। बोलो, तो यहां से आपके पास क्या आया, एफ ऑफ 1 -5, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, -7। इसका मतलब फिर एक एरर निकल गई। एरर कब निकली, जब हमने ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया। और एरर कितनी निकली, ट्रू वैल्यू में से आपने अपनी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि आया -2। क्लियर, यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए आगे, चलिए अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए, सॉरी सेकंड ऑर्डर के लिए, है ना। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। तो जब हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं
इसमें हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, एच एफ डैश ए, एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, और यहां पे आपका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एच का क्यू, यही आएगा, है ना। ठीक है, अच्छा अब यहां पे अगेन एफ ऑफ 1 की आपको वैल्यू चाहिए, एफ 0 पे के अबाउट, एच आपका 1 है, एफ डैश 0, एच आपका 1 है, एफ डबल डैश 0, और यहां पे आपका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एच क्यू। अब क्योंकि ये हमने यहां तक टर्म्स रोकी है, इसका मतलब हम इसके आगे वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं अगेन, तो मुझे एफ ऑफ 1 की क्या वैल्यू यहां से वो सेम मिलती है जैसे हमें हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिली है, वो भी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 आपके पास -10 था, एफ डैश 0 अभी यहां से निकाल के आए थे 5 आया था, लिख दो। एफ डबल डैश 0 कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स करोगे, एक बार क्या 3x स्क्वायर आया, दूसरी बार करोगे 6x आएगा, एक बार करोगे 6x आएगा, दूसरी बार करोगे 6 आएगा, 0 पे -6 वैल्यू आ जाएगी जी, दो बार डेरिवेटिव करने के बाद -6 आपको देगा 0 पे, तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस का 6, आगे वाली टर्म्स आपने नेग्लेक्ट कर दी, माइनस का 10 प्लस का 5 माइनस का 3, सही है, देख लो। तो ये आपके पास कितना बना, -8, है ना, -8, लेकिन आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो तो -7 थी, तो यहाँ पे फिर एक एरर दिख गया, एरर क्या मिल गया, एरर आपको मिला, आपकी ट्रू वैल्यू थी -7, आपकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आई है वो 8, माइनस का 8 है, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो +8 हो जाएगा, ये आपको मिली 1 के इक्वल, तो यहाँ पे फिर आपको एक एरर मिल गई, तो इसका मतलब फिर हमने सेकेंड ऑर्डर आपका फिर मतलब खत्म हो गया, है ना। अब हम चलेंगे थर्ड के लिए, अब हम चलेंगे थर्ड के लिए, तो यहाँ पे अब देखिए जो आपके पास थर्ड वाला आएगा उसमें क्या करोगे देखना, थर्ड ऑर्डर के लिए एफ ऑफ एक्स आपके पास होता है एफ ऑफ ए प्लस में एच एफ डैश ए, प्लस में एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, प्लस में एच क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए, और यहाँ पे आपका आएगा ऑर्डर ऑफ एच की पावर 4। देखते हैं क्या पता इसकी वैल्यू एफ ऑफ 1 की वैल्यू के इक्वल हो जाए, एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल ही हो जाए। यहां से हम निकाल रहे हैं 1 के ऊपर वैल्यू, ठीक है, अबाउट 0, तो ये आपके पास एफ डैश 0 हो जाएगा, ये आपका एच की वैल्यू 1 है, एफ डबल डैश ए बाय में 2 हो जाएगा, ये आपका एफ ट्रिपल डैश 0 0 के ऊपर निकाल रहे हैं, 0 बाय में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एच की पावर 4। अगेन यहां से हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बना, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू में एफ ऑफ 0 -10 आई थी, इसकी वैल्यू प्लस की 5 आई थी, इसकी वैल्यू अभी निकाल कर आए हैं माइनस का 3 आई थी, है ना, या फिर आप इस पूरे की वैल्यू भी अगर इकट्ठा यहां से उठा के -8 भी रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां से मैंने -8 रख दी, और जब आप अपने फंक्शन को 3 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे आपका 3 टाइम डेरिवेटिव करने के बाद 6 बचेगा सिर्फ, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूं, तो ये आपके पास क्या आया 6 माइनस में 8, ओह गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ, ओ अपॉन में 3 फैक्टोरियल भी था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आया ऐसा, तो ये आपको -7 मिल गया, देख लेना एक बार, अपॉन में 3 फैक्टोरियल भी था, हाँ अपॉन में 6 भी था, तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको क्या मिल गया -7, और यही तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू भी थी, है ना, अरे यही तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू भी थी, तो आपके पास अब की बार जो एरर निकल कर आई वो आपके पास 0 आ गई, जो एरर आपके पास निकल कर आई वो आपके पास 0 आ गई। इसका मतलब आपको यहां से देखना एक चीज और पता चलती है कि आपके पास जब पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का था, 3 डिग्री का, तो आपके पास जो एरर निकल कर आया है
वो जीरो निकल कर आया है। कब? जब आपने यहाँ पे डेरिवेटिव किया है 3 टाइम्स तक। अब एक बात और समझना यहां से, ये तो आपको पता चल गया है ना, मतलब आपको इतनी बात तो पता चल गई कि आपने जब आपका पॉलिनोमियल कितनी भी डिग्री का हो, जैसे मैं मान लो मेरे पास पॉलिनोमियल है n डिग्री का, है ना, मेरे पास पॉलिनोमियल है n डिग्री का, तो यहाँ पे मुझे n टाइम्स उसको डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। जब क्यों? क्योंकि उसकी एरर है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगी जब तक हम उसका डेरिवेटिव n टाइम नहीं करेंगे। हाँ, उसके बाद आप कितने टाइम भी डेरिवेटिव करो, सबके लिए आपका एरर हमेशा जीरो आएगा। कैसे? देखना, ये आपके पास पॉलिनोमियल 3 डिग्री का था, इसके लिए मैंने थर्ड ऑर्डर तक निकाला। अगर मैं यही चीज अब फोर्थ ऑर्डर के लिए निकालती हूं तो क्या होगा? क्योंकि पॉलिनोमियल 3 डिग्री का था तो उसका डेरिवेटिव 3 बार करते ही वो क्या हो गया? जीरो के इक्वल हो गया, है ना। 3 टाइम डेरिवेटिव करते वो कांस्टेंट हो गया। फोर्थ टाइम आप जैसे ही डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक फोर्थ टर्म और इंक्लूड हो जाएगी, जब आप फोर्थ डेरिवेटिव करोगे या फोर्थ ऑर्डर निकालोगे, जैसे ये आपका फोर्थ ऑर्डर है, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए एच एफ डैश ए एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एच क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए एच की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल एच फोर्थ टाइम डेरिवेटिव एट ए, और प्लस में यहाँ पे आप एच की पावर 5 लिखोगे। क्योंकि आपके पास पॉलिनोमियल 3 डिग्री का था तो यहाँ पे थर्ड टाइम डेरिवेटिव करते ही वो कांस्टेंट हो गया, और आप उसका जब फोर्थ टाइम डेरिवेटिव और करोगे, यानी एक और बार डेरिवेटिव करोगे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो ये वाली टर्म जीरो आएगी। इसके आगे मान लो आप फिफ्थ डेरिवेटिव के लिए भी आप काम करते हो तो भी जीरो आएगा, सिक्स्थ के लिए काम करते हो तो भी जीरो आएगा, सेवंथ के लिए भी जीरो आएगा, एंड सो ऑन टू सबके लिए जीरो आएगा। इसका मतलब आप इसको आगे वाले को लिखो मत लिखो, आपके पास एरर हमेशा जीरो आएगी, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स्थ के लिए, सेवंथ के लिए। तो हमें यहां से क्या पता चला कि मिनिमम आपको यहां से nth डिग्री पॉलिनोमियल के लिए nth टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एरर आपके पास हमेशा जीरो आएगी। हो सकता है एरर पहले ही जीरो आ जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि एरर पहले जीरो नहीं आ सकती, हो सकता है एरर पहले ही जीरो आ जाए, लेकिन उसके बाद डेरिवेटिव करने के बाद तो एरर हमेशा ही जीरो जीरो आएगी। अगर आपने पॉलिनोमियल के डिग्री से ज्यादा टाइम डेरिवेटिव किया है तो ऑलवेज आपकी एरर जीरो आएगी, क्योंकि आगे के टर्म्स आपके पास हमेशा वो जीरो देना शुरू कर देगा। तो यहां से पता चला कि जैसे हमारे पास एरर कैसे निकलती है, एरर जब हम टेलर सीरीज लगाते हैं, टेलर सीरीज लगाने के बाद अगर वही टेलर सीरीज, इनफाइनाइट टेलर सीरीज, अगर मेरे पास फाइनाइट टर्म के लिए सही हो जाती है तो वहां पे एरर जीरो हो जाती है, वहां पे कोई एरर नहीं निकलेगी। और अगर वही चीज मेरी इनफाइनाइट सीरीज, अब जैसे यहाँ पे e की पावर एक एक्स का एग्जांपल आप खुद से करके देखना, ठीक है, ये आप टेलर सीरीज से जब आप इसको एक्सपेंशन करोगे इसका, तो ये आपके पास ऐसा आता है ना। इसको आप चेक करना, एक किसी भी x के लिए, 1 के लिए कर लो चाहे 2 के लिए, आप चेक करना कि फाइनाइट टर्म के लिए क्या इसके इक्वल वैल्यू देता है। अगर देता है तो ठीक है, नहीं देता तो वहां से एरर कैलकुलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ऐसा समझ लो। आप क्या करोगे, आप यहां से एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसको आप टेलर सीरीज से करके देखना, इसमें एरर देखना, ट्रंकेशन एरर क्या क्या निकल कर आती है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। हाँ बिल्कुल, टेलर सीरीज में आप हायर ऑर्डर करते हो एरर को मिनिमम करने के लिए, बिल्कुल करेक्ट है जी, ठीक है। क्योंकि वहां से क्या होता है, वो आपका जो एक्सपेंशन है वो आपकी वैल्यू को टेंड करता जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू को टेंड करता जाता है धीरे धीरे, और यही कारण है कि आप अपने डेरिवेटिव्स को बढ़ाते रहते हो, ठीक है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप बढ़ाते रहते हो ताकि आपके पास जो एरर है वो मिनिमम हो जाए। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आप एक फाइनाइट स्टेप तक अगर रुक रहे हो तो एरर तो पक्का निकल कर आएगी, और वही आपकी ट्रंकेशन एरर निकल कर आती है। हाँ बिल्कुल, ये कर लो, अबाउट एक्स इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है, और एट एक्स इक्वल टू 1 कर लो, ठीक है, वही है।
ये आप करके देखना, ठीक है, इसको ट्राई करना। चलिए आगे। तो ये आपके पास ट्रंकेशन एरर होती है, ठीक है। चलिए, इससे ना गेट में रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, इनको डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर कल उनको डिस्कस करते हैं। चलो, आपके पास अब होती है ये एब्सोल्यूट एरर और मैंने रिलेटिव एरर आपको बता दी है, ठीक है। एक आपके पास होती है जी चोपिंग। चोपिंग का मतलब ही समझ लो क्या होता है, लिखो। चोपिंग और राउंड ऑफ, ये दो तरीके के, राउंड ऑफ तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे ना इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है चोपिंग और राउंड ऑफ में। चोपिंग का मतलब है तो चोपिंग नहीं करते हम, है ना, सब्जियां काटते हैं, फ्रूट्स काटते हैं, जो भी है, मतलब हमने चोप करके अलग कर दिया, मतलब उनको अलग ही कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 0.56789 लेती हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसकी चोपिंग कर दो 4 डेसिमल तक, तो चोपिंग का मतलब है कि आप इस टर्म को निकाल के अलग पटक दोगे, तो ये आपके पास ऐसी आएगी। लेकिन यही चीज अगर मैं आपको बोलूं राउंड ऑफ कर दो, तो आपको राउंड ऑफ इस तरीके से करोगे। तो यहां पे बस ये थोड़ा सा समझ लेना, चोपिंग एरर आपके पास ऐसी होती है, ये आपके पास एरर नहीं बोल सकते इसको, एक तरीके से बस एक जैसे होता है ना राउंड ऑफ करना या चोपिंग करना, वही मैं आपको बता रही हूँ। यहां से अगर आपको बोलता है एरर निकालने के लिए, तो आप सीधा सीधा एरर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वो जो आपके पास निकल कर आएगी वो एरर निकल कर आएगी, है ना। तो ये आपके पास एक होता है चोपिंग, एक होता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में तो आप क्या करते हो, डिजिट्स को देखते हो, 5 से ज्यादा है 5 से कम है, आप यहाँ पे राउंड ऑफ कर देते हो। चोपिंग में आपको राउंड ऑफ से कोई मतलब नहीं होता, डिजिट कुछ भी हो, अगली वाली डिजिट कुछ भी हो, 5 से बड़ी छोटी मतलब नहीं होता है, वो उस डिजिट को अलग कर देता है बस, ठीक है। अगर 3 डेसिमल तक बोले तो मैं इसको 5 6 7 लिख दूंगी, लेकिन यहीं पे अगर मेरे को 3 डेसिमल बोले तो मैं इसको 5 6 8 लिखती हूँ। यहाँ पे अगर मुझे 2 डिजिट के लिए चोपिंग बोले तो मैं 5 6 लिख दूंगी, लेकिन यहीं पे अगर मुझे राउंड ऑफ बोलता है तो मैं इसको 5 7 लिख देती हूँ। यहाँ पे अगर मुझे चोपिंग बोलता है 1 डिजिट के लिए तो मैं 0.5 लिख दूंगी, और यहाँ पे अगर मुझे राउंड ऑफ के लिए बोलता है तो मैं इसको 0.6 लिख दूंगी। तो ये आपके पास डिफरेंस होता है चोपिंग एंड राउंड ऑफ में, ठीक है, क्लियर है, बोलो। चलिए आगे। इसका राउंड ऑफ क्या होगा 2 डेसिमल के लिए, 0.898। इसका तो फिर भैया 0.90 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। और अगर चोपिंग बोलोगे तो 0.89 रहेगा। ठीक है जी, चलो, क्लियर है ना, हर्षित क्लियर है। क्यों, देखो राउंड ऑफ कैसे हुआ, देखो एक चीज मैं बता देती हूँ। यहां पे आप क्या करते हो, एक डिजिट ये इसको देता है, देता है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ पे 9 का 10 हो जाएगा, समझना इसको ध्यान से, 9 का 10 हो गया। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे थोड़ा ना लिख पाओगे, आप दो, आपके पास ये जो नंबर है इसको आप इस तरीके से थोड़ा ना लिख पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10 अगर हो गया तो ये एक इसको देके निकलेगा भैया, ठीक है। अरे फिर और बाकी ऐसे देख लो ना, ये बहुत ज्यादा करीब है 0.90 के,
ठीक है, चलो क्लियर, चले आगे। तो ये आपके पास कुछ एरर्स थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम न्यूमेरिकल मेथड यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेशंस यूज करते हैं, तो एरर निकल कर आती ही आती है, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट मेथड में एरर नहीं निकलती है, लेकिन जो आपके पास आइटरेटिव मेथड होते हैं वहां पे एरर निकलती है, ठीक है। अब लिखिए आगे। ट्रांसडेंटल और पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये आपके पास क्या होती है? देखो आपके पास, जैसे हम बात करते हैं एफ एक्स, किसी पॉलिनोमियल की मैं बात कर रही हूँ फिलहाल, मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात कर रही हूँ। पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास कैसी होगी? 0.89, नहीं 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 रितु, देखो बताती हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखो राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। आप ये देखो कि 0.898 किसके ज्यादा पास है, 0.89 के या 0.90 के? सबसे पहले तो ये देखो, ये किसके ज्यादा पास है, बोलो। 0.90 के ना, 0.90 के। और अगर आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हो 2 के लिए, आप चाहते हो 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ हुए, तो ये पीछे थोड़ी ना जाएगा वापस। अरे ये पीछे थोड़ी ना जाएगा वापस। और अगर आप सोचो कि मैडम इसको इसने ये दे दिया, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, अब मैं क्या करूं? अरे तो यहाँ पे 9 का 10 भी तो बना था, जब 8 अपना 1 इसको देके गया था, तो 9 का 10 भी तो बना था। तो एक 0 जो 10 का 0 था वो तो उसने रख लिया, और एक इसको दे देगा। राउंड ऑफ, अब इतना मतलब समझो ना कि वो इंक्रीज ही कर रहा है, क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए इससे। हाँ, अगर यहाँ पे 5 होता, 4 होता, तब तो आप 0.89 लिख सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे बड़ा है, 5 से ज्यादा है, तो आप 0.90 की तरफ ही तो जाओगे, ठीक है। चलो लिखिए अगला। देखो आपके पास, आपको पता है पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन होती है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की। पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें भली भांति पता है, इस टाइप की जो इक्वेशन दी हुई रहती हैं वो मेरे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है ना, वेयर ए नॉट इज नॉन जीरो। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, पता है ना ये चीज, बोलो। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना। इसके तो आप रूट्स निकाल सकते हो, इसके आप 2 रूट्स निकल सकते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स निकल सकते हैं या फिर रियल निकल सकते हैं, है ना। यही हो सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल सकते हैं या फिर रियल रूट्स निकल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होती है ट्रांसडेंटल, जहां पे नाम हो गया तो वहां पे एल्जेब्राइक तो आएगा ही, है ना। एल्जेब्राइक जो नहीं होते वो ट्रांसडेंटल होते हैं। आप पहले एल्जेब्राइक समझ लें क्या होता है, लिखो। पहले तो एल्जेब्राइक नंबर समझना, ठीक है। लिखो, एल्जेब्राइक नंबर इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मे बी रियल, रियल तो खैर हो ही सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल कुछ भी हो सकता है, दैट इज रूट ऑफ ए नॉन जीरो polynomial in one variable
विद रेशनल कोफिशिएंट। समझना इसको जी। कहते हैं अलजेब्रिक नंबर आपके पास क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, ठीक है, और वो आपके पास एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल का रूट होना चाहिए जिसके रेशनल कोफिशिएंट है। मतलब आपके पास कोई पॉलिनोमियल आपको ऐसा मिल जाए रेशनल कोफिशिएंट के साथ जिसके रूट्स निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है, वो जो रूट्स निकल कर आते हैं वो आपका अलजेब्राइक नंबर होता है। ठीक है, समझ में आई ये बात। अब जैसे मैं यहाँ पे एक बात करती हूँ, आप मतलब कुल मिला के ये आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास वो जो रूट है ना, वो रूट किसी ना किसी पॉलिनोमियल, मतलब वो आपके पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, अलजेब्राइक नंबर मैं उसको बोलूंगी, जो आपका किसी ना किसी पॉलिनोमियल का पक्का रूट निकल कर आएगा। ठीक है, किसी ना किसी पॉलिनोमियल का पक्का रूट निकल कर आएगा, तो मैं बोलूंगी उसको अलजेब्राइक। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो आपका किसी भी पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल कैसा, जिसका रेशनल कोफिशिएंट हो, कहता है कोई भी पॉलिनोमियल जिसका रेशनल कोफिशिएंट हो, अगर ऐसे किसी भी पॉलिनोमियल का वो नंबर रूट नहीं होता ना, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसडेंटल नंबर। समझ में आई ये चीज। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास 2 एक है, ठीक है, मैं आपको बोलूं कि 2 है आपके पास, क्या ये अलजेब्राइक है, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल अलजेब्राइक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है x-2 जिसका 2 रूट है। अब ये पॉलिनोमियल भी कैसा होना चाहिए, शुड बी रेशनल कोफिशिएंट, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके रेशनल होने चाहिए, है ना, सही बात है। तो कहता है यहाँ पे रेशनल कोफिशिएंट वाला मुझे एक पॉलिनोमियल मिल रहा है जिसका 2 रूट है। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मेरे पास क्या मेरे पास n मैंने कोई भी एक रैंडम नंबर उठाया, मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या आपके पास ये अलजेब्राइक है, तो आप बोलोगे हाँ है। क्यों? क्योंकि इसके लिए x-n एक पॉलिनोमियल मिल रहा है जिसका n रूट है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मान लो चाहे कोई भी आपने इंटीजर उठा लिया, कोई भी आपने नेचुरल नंबर उठा लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको कि पाई क्या आपके पास अलजेब्राइक है, अब उस केस में क्या करोगे, पाई अलजेब्राइक तभी होगा जब वो किसी रेशनल कोफिशिएंट वाले पॉलिनोमियल का रूट हो। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या पाई आपके पास किसी भी रेशनल कोफिशिएंट वाले पॉलिनोमियल का रूट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, आपको कभी मिलेगा ही नहीं। आप सोचो कि 1 डिग्री का मिले, 1 डिग्री का आप बोलोगे x-पाई, हालांकि इसका x का कोफिशिएंट तो 1 है, पॉलिनोमियल है, सॉरी क्या बोलते हैं, रेशनल है, लेकिन ये तो इरेशनल हो गया। अरे कोफिशिएंट का मतलब ये है कि सारे के सारे आपके पास जो भी इस पॉलिनोमियल के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे रेशनल हो, लेकिन ये तो इरेशनल हो गया, तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं जो हम चाहते हैं। अगर आप 2 ऑर्डर का बनाने की कोशिश करोगे ऐसा आपको कोई पॉलिनोमियल ही नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा 3 का बनाने की कोशिश करोगे नहीं मिलेगा, इसी तरीके से आपको सारे के सारे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे पाई आपका अलजेब्राइक नहीं होता है, तो जो अलजेब्राइक नहीं होते वो आपके ट्रांसडेंटल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ये बात, ए नंबर, नोट डाल के, a number which is not algebraic is transcendental। जो आपके पास algebraic नहीं होते वो आपके ट्रांसडेंटल होते, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहां से एक चीज पता चली, एक चीज और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एवरी रियल नंबर नीड नॉट टू बी algebraic। क्यों? अरे अभी ऊपर पाई का एग्जांपल लेकर आए हैं, अभी ऊपर
पाई का एग्जाम्पल लेकर आए हैं। हर रियल नंबर आपके पास एल्जेब्राइक नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाई। क्लियर? बोलो। तो ये आपके पास था एल्जेब्राई के बारे में, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखना, ये जो पॉलिनोमियल लिखा गया है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसके कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट है, ये आपके क्यू के अंदर अगर होते हैं और इसका अगर आप रूट निकाल पा रहे हो, ठीक है, तो वो आपका एल्जेब्रिक नंबर होता है। और कोई ऐसा नंबर जिसके लिए कोई पॉलिनोमियल ही ना मिले, वो आपका ट्रांसडेंटल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जी आपके पास दो टाइप के मेथड अब आते हैं हमारे पास। अब समझ लो, अब आपका न्यूमेरिकल शुरू होएगा, ठीक। एक आपके पास आता है डायरेक्ट मेथड, एक आपके पास आता है आइटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हो, जो आपके पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती है उनको सोल्व करते हैं। अब पॉलिनोमियल तो हमें सीधा सीधा पता है कि पॉलिनोमियल जो भी होगा वो मेरे पास कुछ x की पावर क्यूब, जो भी आपके पास होगा, मतलब एक पॉलिनोमियल टाइप का होगा, उसमें साइन का, कोस का, टेन का, यहाँ log x एक्सपोनेंशियल का कोई काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ x का x वेरिएबल का आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड, जैसे मान लो हमारे पास क्वाड्रेटिक अगर है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, अगर क्यूब के अंदर है तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं कि भाई इसका रूट क्या हो सकता है, फिर ये इक्वेशन आपकी 2 डिग्री के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर वहां से हम फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। इस तरीके से सोल्व करते हैं, x की पावर 4, x की पावर 5 कुछ भी आ जाए, हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से जहां तक पॉसिबल हो सोल्व कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप की आ गई तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, आइटरेटिव मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड और आइटरेटिव मेथड को निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आपका शुरू होता है क्या, जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसमें कुछ आपके पास रूल्स होते हैं, ठीक है। डिस्कार्ड रूल होता है, ठीक है, ये सब आपके पास आते हैं। तो इनको मैं सोच रही हूँ मैं कल करवा देते हैं, ठीक है, कल से ये शुरू करवा देते हैं। आज के लिए हमने बेसिक बेसिक पढ़ लिया, कल डिस्कार्ड रूल हो जाएगा एंड देन फिर आपका आइटरेटिव मेथड शुरू हो जाएगा। और कल की क्लास मिस मत करना, आइटरेटिव मेथड मतलब काफी इंटरेस्टिंग होएगा, ग्राफिकली समझाऊंगी सब कुछ, ठीक है। तो कल उसको करेंगे, ठीक है जी। बोलो, आज के लिए बहुत है इतना। आप लोग भी अपना रिवीजन करते रहना भाई साथ साथ, ठीक है। चलो ठीक है जी, मिलते हैं फिर कल, मिलते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे 4 बजे ही मिलेंगे कल, तो 4 से 6, ठीक है। ओके जी, चलो बाय बाय, टाटा।